अच्छा जी, चलो यार आज आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन पे देखो, हमें एक कह रहा है द शेडेड रीजन आर कंटेन्ड इनसाइड द डॉटेड बाउंड्री लाइंस इज डिफाइंड बाय थ्री इनइक्वालिटीज। हमें कह रहे हैं रीजन आर जो है वो आपका डॉटेड लाइंस के इनसाइड पे है। अब देखो ये कीवर्ड जो है ना इनसाइड का, इनसाइड का एक मतलब है कि भले आपकी लाइन डॉटेड हो, भले आपकी लाइन सॉलिड हो, हमेशा जो आपका साइन लगेगा ना वो तो लगेगा या तो लेसर देन का या ग्रेटर देन का। यहाँ पे आपका लाइन लाइन मैटर नहीं करती। अगर उसने लिख दिया इनसाइड तो हमेशा लेस देन या ग्रेटर देन लगेगा। लेस देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं लग सकता। ठीक है। तो हमें आगे कह रहा है वन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज इज एक्स इज ग्रेटर देन टू। एक्स की बात हो रही है, यानी आपकी वर्टिकल लाइन होगी कौन सी वाली, ये वाली। और ग्रेटर का देन का मतलब है राइट साइड पे आपकी शेडिंग हुई है। राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज, बाकी की दो इनइक्वालिटीज ढूंढ लेते हैं। देखो सबसे आसान जो होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। तो ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाई के किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 12 पे। तो इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 12। और इनइक्वालिटी जो होगी, हमें इस लाइन के नीचे रहना है, नीचे रहते हैं तो कौन सा साइन लगाते हैं, y इज लेस देन 12। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। अब हमने ये वाली लाइन की इक्वेशन देखनी है। ये आपकी स्लांट लाइन है और स्लांट लाइन पे आपका y इंटरसेप्ट क्या है, जीरो। यानी अगर इस लाइन की इक्वेशन बनानी है तो ये होगी सिंपली y इज इक्वल टू एम एक्स। और यहाँ पे ग्रेडियंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स पिक कर लेते हैं। मैं एक ये पिक कर रहा हूँ 1,2, और मैं एक ये पिक कर रहा हूँ 3,6। तो एक कोऑर्डिनेट मैंने लिया है 1,2, एक कोऑर्डिनेट लिया है हमने 3,6। एक आपका x1 है, एक y1 है, एक x2 है और एक y2 है। चलो ग्रेडियंट की वैल्यू निकालते हैं। y2 माइनस y1, तो 6 - 2 ओवर x2 माइनस x1, तो 3 - 1। 6 - 2 इज 4, 3 - 2 इज 3 - 1 इज 2। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो ये आपका ग्रेडियंट जो होगा वो ग्रेडियंट आपका आ जाएगा 2। सिंपली आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2x। अब यार इस इक्वेशन के ऊपर रहना था। इस इक्वेशन के ऊपर रहने का क्या मतलब है, y की क्या इक्वेशन बनेगी, y इज ग्रेटर देन 2x। ये आपकी सेकंड इनइक्वालिटी आ गई। ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट बी पे आ जाओ। द पॉइंट सी कॉमा डी वेयर सी एंड डी आर इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स का क्या मतलब है कि ये आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये आपका डेसिमल नहीं हो सकता। तो हमें कह रहा है कि ये पॉइंट सी और डी जो हैं ये लाई कर रहे हैं इनसाइड द शेडेड रीजन आर। यानी ये जो आपके पास रीजन आर है ना पूरा, यहाँ पे आपके पॉइंट सी और डी हैं, लेकिन इंटीजर है यानी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो यार पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी आपकी एक्स की वैल्यू है, पॉइंट डी क्या है, वाई की वैल्यू। पहले पार्ट में हमें बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी प्लस डी। मैक्सिमम वैल्यू जाना है, मैक्सिमम का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल आंसर आपको चाहिए। अब यार ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल आंसर का मतलब है कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है यानी सी, ये भी बड़ी हो, और डी वाई की जो वैल्यू है यानी डी, ये भी बड़ी हो। तो एक्स एक्सिस पे नंबर्स आपके कहाँ पे बढ़ते हैं, राइट साइड पे। यानी एक्स एक्सिस पे मैंने एक्सट्रीम राइट साइड पे रहना है, और वाई एक्सिस पे नंबर कहाँ पे बढ़ते हैं, टॉप साइड पे। तो मैंने वाई एक्सिस पे टॉप साइड पे रहना है। यानी यहां से शुरू करते हैं कॉर्नर से। अब देखो ये सबसे एक्सट्रीम वैल्यू, अगर ये हमारा रीजन डॉटेड के बजाय सॉलिड वाला होता, यानी आपकी डॉटेड लाइन के बजाय इस तरह की सॉलिड लाइन होती, तो मैक्सिमम वैल्यू ना डायरेक्ट ये आ जाती। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी होती 6, वाई की वैल्यू होती 12, और 6 + 12 कितना होता है 18। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है और उसने हमें कह भी दिया है कि इनसाइड द रीजन, तो हमें इससे पीछे रहना है। अब यार एक्स की 6 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 5। 5 से ऊपर आओ, 5 से यहाँ पे आ जाओ। अब क्या हम 12 ले सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपकी वैल्यू आउटसाइड द रीजन है। तो लेकिन हम एक और नंबर तो ले सकते हैं ना यार, 5 ये ले लो, और यहाँ पे 12 से पीछे कौन सी वैल्यू आएगी, 11 की। तो 5 और 11 पॉइंट्स ले सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे ये दो पॉइंट्स लेंगे, 5 और 11। ये आपकी y की वैल्यू है जो कि 11, और ये आपकी x की वैल्यू है जो कि 5 है। तो आपके c और d के कोऑर्डिनेट जो है, c की वैल्यू आपकी x की थी जो कि 5 के बराबर है, d की वैल्यू आपकी y की थी जो कि आपकी 11 के बराबर है। तो 5 + 11, ये आपका आंसर आ जाएगा 16। और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा देखो यार इस तरह के ना क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है। अब इनमें परेशान होने वाली बात नहीं है।
आपसे हमेशा ना वो इंटीजर वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम मिनिमम। और जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इसी कीवर्ड में बात करे, वो डिफरेंट कीवर्ड से भी बात कर सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब हमने इंटीजर की वैल्यू मैक्सिमम देखनी थी, यानी हमें एक्स की भी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी थी और वाई की भी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी थी। अगर तो ये हमारी डॉटेड लाइन के बजाय एक क्या कहते हैं, सॉलिड लाइन होती, तो हम डायरेक्ट ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेते, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 थी, वाई की वैल्यू 12 थी। लेकिन हम ये नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका इनसाइड द रीजन शेडेड हुआ है और डॉटेड लाइन है। अब उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू एक पीछे चले जाएंगे यानी 5 पे, और 12 की वैल्यू एक पीछे चले जाएंगे यानी 11 पे। तो 11 और 5 आपका इधर बन रहा है, तो ये पॉइंट जो है ना आपका, ये सी कॉमा डी का है। और हम 11 + 5 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 16 का। ठीक है, आगे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ डी गिवन दैट डी इज इक्वल टू 3c। अगेन यार, ये डी जो है ये किसकी वैल्यू है, वाई की। और ये 3c जो वैल्यू है ये किसकी है, ये सी आपकी एक्स की वैल्यू है। अब देखो हमेशा ना डिवाइड करना आसान होता है, यानी अगर मैं बोलूं कि d इज इक्वल टू 3c के बजाय मैं लिख लूं d/3 इज इक्वल टू c। तो अब मुझे पता है कि d की मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि 3 का मल्टीपल हो, ताकि पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो अब 3 के मल्टीपल्स क्या है, हमें d क्या चाहिए, 3 के मल्टीपल्स। तो एक तो 12 है जो कि हमारा लाइन के बाहर है। फिर कौन सा आता है, एक 9 आता है आपका, एक आपका 9 आता है, एक आपका 6 आता है, और एक आपका 3 आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 9 की वैल्यू देखूं, तो 9 की वैल्यू पे y की वैल्यू तो 9 है, x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी पड़ेगी कि जब मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं तो x की वैल्यू भी सेम बन रही हो। यानी 9/3 कितना होता है, 9/3 आपका होता है 3। तो मुझे x की वैल्यू 3 चाहिए। तो x की वैल्यू 3 के लिए देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना मेरा, ये वाला जो पॉइंट है, हम ये वाला पॉइंट पिक करेंगे। तो ये हमारी d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू आपकी 9 हो गई, और c की वैल्यू आपकी 3 हो गई। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हमने 9 ही क्यों लिया, 6 भी तो ले सकते थे। देखो ले सकते थे, अगर 6 लोगे तो 6 से यहाँ पे आओगे, लेकिन क्या 6 के रीजन में 3 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट बाहर है। तो इस वजह से हम 6 नहीं ले सकते थे। और अगर ले भी लेते, यार 6/3 का आंसर 2 आता है, ऐसा ही है। और फिर यहाँ पे अगर तुम 2 देखो, तो ये 2 भी आपका बाहर है। ठीक है, इस वजह से हमने 6 नहीं लिया। और 3 का तो चांस ही नहीं है, 3 तो वैसे ही आपका शेडेड रीजन के बाहर है। और 12 की अगर बात करें तो 12 भी आपका ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। तो एट दी एंड सिर्फ कौन सा मान बचता है आपके पास, 9। इस वजह से हमने 9 लिया, कि जब 9 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। और 3 हमारा शेडेड रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो कितने मार्क का है, 1 मार्क ये रहा, 1 मार्क ये रहा, 2 मार्क का है, इतनी वेटेज नहीं है। ये क्वेश्चन में से होते हैं जिसमें आप फंस भी जाते हो कभी कभी, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है द शेडेड रीजन इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। आपका एक शेडेड रीजन है जो कि आपका ट्राइंगल के इनसाइड है। अच्छा, अब ये कीवर्ड आ गया फिर से, इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है भले आपकी डॉटेड लाइन हो, भले आपकी सॉलिड लाइन हो, आपका जो साइन लगेगा वो हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन का लगेगा। ठीक है, तो हम इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां पे भी हमें इनसाइड दिखेगा, हम लाइन को इग्नोर करेंगे, भले सॉलिड है भले डॉटेड है, हम वहां पे साइन यूज करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन का। तो हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है, x+y इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 होल 1/2। इसको ना जरा प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं। x+y इज लेस देन 5 होल 1/2 का आंसर आता है 5.5। ठीक है, y को सब्जेक्ट बनाओ, तो y इज लेस देन -x+5.5। अब अगर तुम नोट करो, ये -x हमें बता रहा है कि लाइन जो होगी ना हमारी डाउनवर्ड होगी, और ये 5.5 हमें बता रहा है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या है, ये 6 और 5 के बीच में देखो क्या आ रहा है, 5.5। और ये लाइन आपकी डाउनवर्ड, यानी ये वाली लाइन बना के दी हुई है। बाकी की दो लाइंस की हमने इक्वेशन ढूंढनी है। तो सबसे पहले यार हॉरिजॉन्टल इक्वेशन देख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, y के साथ 1 पे। तो इसकी इक्वेशन बनेगी y जी इक्वल टू 1। और क्योंकि हमने इस लाइन से ऊपर रहना है, तो y इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा पार्ट एक सॉल्व हो गया। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ। दूसरी लाइन आपकी ये अपवर्ड स्लोपिंग की है। अपवर्ड स्लोपिंग में आपका y इंटरसेप्ट 0 है। तो y इंटरसेप्ट 0 होने का क्या मतलब है,
कि हम लोग सिंपली y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन बनाएंगे। ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं, दो पॉइंट्स पिक कर लेते हैं जो कि एग्जैक्ट आ रहे हो। एक आपका ग्रेडियंट का कोऑर्डिनेट आएगा 2,4, और एक पिक कर लेते हैं ये वाला 1,2। नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। 1,2, 1,2 और 2,4, नहीं सही बोल रहा था मैं। चलो इन दो पॉइंट से ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट की वैल्यू कैसे निकलती है, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x, और हमने इस लाइन के नीचे रहना है ना, तो यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी जो आएगी वो लेस देन की आएगी, y इज लेस देन 2x। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आंसर सेक्शन में लिख दो, y इज ग्रेटर देन 1 और y इज लेस देन 2x। अगर यहाँ पे तुम ये वाली क्वेश्चन लिखोगे जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिए, तो इसका मार्क्स नहीं होता है, ठीक है, इसका आपको 0 मार्क मिलेगा। फिर पार्ट बी पे आ जाओ। हाउ मेनी पॉइंट्स विद द इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, इंटीजर का मतलब है ना फ्रैक्शन हो और ना डेसिमल हो, तो हाउ मेनी पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स लाई इन द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन जो होगा ना, हमें एक बात पता है कि ये लाइन पे जो है ये नहीं है। लाइन पे अगर कोई हमारा इंटीजर कोऑर्डिनेट आ भी रहो, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हमारे लाइन के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एक तो पहली बार डॉटेड लाइन थी, और क्वेश्चन ने क्या बोला था, इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है ये लाइन के अंदर, लाइन के साथ जो चीजें आ रही हैं ये आपकी लाइन के बाहर है। तो अब कौन कौन से हमारे कोऑर्डिनेट्स बचे जो कि शेडेड रीजन के अंदर है? एक ये इंटीजर कोऑर्डिनेट वैल्यू है, एक ये है, एक ये है, इसके अलावा तो मुझे और नहीं दिख रहे, सिर्फ तीन ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम आंसर इसका लिख देंगे 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा जी, पार्ट 3 पे आ जाओ। पार्ट 3 पे हमें कह रहा है द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, बी एंड सी। तीन पॉइंट्स के थ्रू आपका एक ट्राइंगल बनाया गया है। द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी इज 2x + 3y इज इक्वल टू 2। कौन सी इक्वेशन है ये? लाइन बी सी, यानी इस इक्वेशन की बात हो रही है, ये आपको बना के दी गई है। अच्छा, इसको ना जरा इधर लो। 2x + 3y इज इक्वल टू 32। इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ, यानी y को सब्जेक्ट बना लो। तो 3y इज इक्वल टू 2x इधर आके -2x +32, और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -2/3x +32/3। ये इक्वेशन आपको दी हुई है इस लाइन की। इस लाइन के साथ इसकी इक्वेशन लिख लो, y इज इक्वल टू -2/3x +32/3। ठीक है, ये अभी हमने पहला काम कर लिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द रीजन इनसाइड। अब इनसाइड का मतलब है कि भले आपकी लाइन डॉटेड हो, भले आपकी लाइन सॉलिड हो, हमारे जो साइन लगेंगे वो लेस देन और ग्रेटर देन के लगते हैं। ठीक है, तो भले देखो यहाँ सॉलिड लाइन है, लेकिन हम सॉलिड लाइन के हिसाब से लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यूज नहीं करेंगे, हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। तो the region inside the triangle ABC is defined by three inequalities. One of these is 2x + 3y is less than 32। यानी ये इस इक्वेशन की बात हो रही है जिसमें हमने y को सब्जेक्ट बना लिया, और लेस देन का मतलब है नीचे वाला रीजन, तो वो हमने देख लिया, शेड हुआ हुआ है पहले से। राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज। हमने इस लाइन की और हमने इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन देख लो। यार यहाँ पे y एक्सिस क्या है, 2 है, यहाँ पे y एक्सिस क्या है, 2 है। यानी ये लाइन जो है ना, ये आपकी पॉइंट 2 पे जाके मिल रही होगी। ये आपकी जो लाइन है ना, ये आपकी 2 पे जाके मिल रही होगी। तो इसकी सिंपली इक्वेशन आ जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 2। अच्छा, इस लाइन के ऊपर रहना है ना, ऊपर रहने का क्या मतलब है, ग्रेटर देन, तो y इज ग्रेटर देन 2। ये एक इक्वेशन हमारी आ गई। अब दूसरी लाइन देख लेते हैं। दूसरी लाइन हमारी ये वाली है। इसके हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हम इसके थ्रू इसका ग्रेडियंट ढूंढेंगे, और y इंटरसेप्ट हम ग्राफ से देख के नहीं बता सकते। तो चलो इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। ये है लाइन आपकी ए सी। लाइन ए सी की वर्किंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। पॉइंट्स गिवन है हमारे पास 4,8 एंड 1,2। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ग्रेडियंट की वैल्यू निकलेगी आपकी 8 - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 1। 8 - 2 आपका 6 होता है, 4 - 1 आपका 3 होता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आपका ग्रेडियंट आ जाएगा 2। अच्छा देखो,
हमारी लाइन अपवर्ड स्लोपिंग थी, इस वजह से ग्रेडियंट भी पॉजिटिव आया। अब हमारे पास वाई इंटरसेप्ट भी नहीं है ना यहाँ पे, तो वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। कैसे? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। और हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं y माइनस वाई वन की वैल्यू कौन सी लें? वाई वन की वैल्यू चलो ये ले लेते हैं 8। वाई माइनस एट इज इक्वल टू 2x माइनस 4। वाई माइनस एट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 इज -8। ये -8 दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x -8 प्लस 8। ये बेसिकली -8 प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो आपकी इक्वेशन क्या बची? y इज इक्वल टू 2x। यानी इसका मतलब है कि लाइन जब हम एक्सटेंड करेंगे ना, तो बेसिकली ये आपके जीरो से गुजर रही है। इसका y इंटरसेप्ट जो है वो आपका जीरो है। तो खैर हमने इक्वेशन ढूंढ ली है। अब इस इक्वेशन के हमने नीचे रहना है। नीचे रहने का क्या मतलब होता है? नीचे रहने का मतलब होता है लेसर देन। तो y इज लेस देन 2x। ये हमारी दूसरी इक्वेशन भी आ गई। पहली इनइक्वालिटी आई y इज ग्रेटर देन 2, और दूसरी इनइक्वालिटी आई y इज लेस देन 2x। ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। पार्ट बी पे आ जाओ। द पॉइंट k, 7 where k is an integer lies inside the triangle ABC। अब ये k क्या है? ये k x की वैल्यू है। ये y क्या है? ये आपकी 7 क्या है? ये आपकी y की वैल्यू है। y की वैल्यू जब 7 हो, तो ऐसे कौन से x के कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी वैल्यू आपकी k आएगी? आसान लफ्जों में, अगर फॉर एग्जांपल यार यहाँ पे y की क्या वैल्यू है? यहाँ पे y की वैल्यू 8 है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट बनाऊं, तो यहाँ पे y की वैल्यू 8 है। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 8 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। तो 7 कहाँ पे बनेगा? 7 समवेयर बीच में बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है। अब 7 कोऑर्डिनेट हमारा कैसे कैसे आ सकता है? इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ, तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा x का कोऑर्डिनेट है, जब इस x कोऑर्डिनेट को हम देखो ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे एक y की वैल्यू 7 आ सकती है। ठीक है, और एक हमारी इधर आ सकती है। दो ही चीजें हैं, यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे हो सकती है। तो हम क्या करेंगे? हमें देखो, हमें इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, अभी हमने निकाली कितनी थी? y इज इक्वल टू 2x। और एक हमने इक्वेशन निकाली ये वाली, जिसमें हमने y को सब्जेक्ट बनाया, क्या आ रही थी? y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 32/3। हम इन दोनों इक्वेशंस में सिंपली हमारा काम ये है कि हम y की वैल्यू को 7 पुट करेंगे, और जो x की वैल्यू आ रही होगी ना, वो बेसिकली ये वाले कोऑर्डिनेट्स की आ रही होगी। तो दोनों इसको लिखते हैं यहाँ पे। इसको मैं नीचे साफ सुथरा एक और दफ़ा तुम लोग को करके दिखा देता हूँ कि ये आपकी देखो, इधर 8 की वैल्यू है, इधर आपकी y की वैल्यू 2 है। तो 7 समवेयर आपका इधर आ रहा होगा, और इस 7 में आपका अगर y इनसाइड द शेडेड रीजन है, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। ऐसा ही है, शेडेड रीजन का मतलब है ट्रायंगल के अंदर। तो हमारा y जो है इस एरिया में लाई कर सकता है, इस वाले पूरे एरिया में लाई कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम ये वाला x का कोऑर्डिनेट और हम ये वाला x का कोऑर्डिनेट दोनों ढूंढेंगे। तो एक इक्वेशन जो है हमारी, वो है y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 32/3। ठीक है, ये बेसिकली जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी ना इक्वेशन, हमने उसमें y को सब्जेक्ट बनाया। मैं तुम लोग को ये रेकमेंड करूंगा कि जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है ये वाली यूज करो। जो तुम खुद से सब्जेक्ट बनाओ उसको यूज ना करना, क्योंकि हो सकता है उसमें एक कोई ना कोई गलती निकल आए। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, हम इसमें y की वैल्यू 7 पुट करेंगे। और एक इक्वेशन अभी हमने खुद बनाई थी, क्या आ रही थी वो? y इज इक्वल टू 2x। चलो y की वैल्यू पुट करते हैं 7। तो 7 इज इक्वल टू -2/3x प्लस 32/3। चलो x को सब्जेक्ट बनाओ। ये +32/3 इधर आके 7 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। 7 -32/3 इज इक्वल टू -2/3x। अच्छा, मुझे ना कैलकुलेटर चाहिए होगा, मैं 1 मिनट में कैलकुलेटर ला रहा हूँ। चलो, तो 32/3, 7 -32/3, ये आपका आंसर आता है 11।
-11/3 इज इक्वल टू -2/3x। अब देखो इक्वेशन के दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा? 11 इज इक्वल टू 2x, और 2 यहाँ पे 11 के साथ आके डिवाइड जब होगा तो x की वैल्यू आएगी 5.5। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या आती है हमारी? y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे? 7। 7 इज इक्वल टू 2x, 2 यहाँ पे जब 7 के साथ आके डिवाइड होगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 3.5 की। अब यहाँ पे वापस इक्वेशन पे आ जाओ, सॉरी ग्राफ पे आ जाओ। ये जो अभी हमने वैल्यूज निकाली 3.5 और 5.5, 3.5 ये है, 5.5 ये है। हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए इन दोनों के बीच में। तो 3.5 के बाद इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। ठीक है, फिर 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, और फिर आपका 5.5 आता है। ऐसा ही है, यानी 3.5 और 5.5 के बीच में दो ही इंटीजर वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी ना, 4 और 5। तो ये बेसिकली हमारी के की वैल्यू है, और हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 4 और 5। ये चीज थी। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, वन ऑफ इट्स काइंड था। एक दफा इसको फिर से देख लो। सबसे पहले जो हमने काम किया, नॉर्मल जो चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी थी वो ये कि द रीजन इनसाइड का मतलब होता है कि आपका जो साइन होगा ना, वो हमेशा लेस देन या ग्रेटर देन का लगेगा। ठीक है, हम भले लाइन हमारी सॉलिड हो, भले लाइन हमारी डॉटेड हो, जहाँ पे भी हमें इनसाइड बोलेगा ना, वो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज करोगे। तो तरीका हमारा वही है। हम नॉर्मली इनइक्वालिटीज ढूंढने के लिए पहले जो भी हमें इक्वेशन ढूंढनी है वो ढूंढेंगे, और फिर शेडिंग के हिसाब से हम उस पर साइन लगा देंगे। पहला पार्ट वही था, उसमें कोई चेंज नहीं था। सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा था कि द पॉइंट k, 7, यानी ये पॉइंट k क्या है? ये x की वैल्यू है। ये पॉइंट 7 क्या है? ये y की वैल्यू है। वेयर k इज एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है ना फ्रैक्शन हो सकता है ना डेसिमल हो सकता है, लाइज इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी। अब हमें जो चाहिए वो हमें y की वैल्यू लाजमी 7 चाहिए। तो हमने ये देखा कि अगर पॉइंट c पे y की वैल्यू 8 है और पॉइंट a पे y की वैल्यू 2 है, तो y जो है वो आपका समवेयर 8 के नीचे लाई कर रहा होगा। तो हमने 7 पे एक लाइन बनाई, और हमने देखा कि ट्राइंगल के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक इधर इंटरसेक्ट कर रही है, और एक इधर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने ये देखा कि ये जो लाइन है ना हमारी, अगर यहाँ पे इस लाइन पे y की वैल्यू 7 हो, या इस लाइन पे y की वैल्यू 7 हो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारी y की वैल्यू जब 7 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? y x की वैल्यू एक आ रही है 3.5 और एक आ रही है 5.5। कैसे निकाला हमने? हमने इक्वेशन में y की वैल्यू डाली। एक इक्वेशन हमारी क्वेश्चन में गिवन थी जिसमें हमने y को सब्जेक्ट बनाया, और एक इक्वेशन हमने खुद ढूंढी है जिसमें हमने y की वैल्यू पुट की। तो हमने ये देखा कि हमें क्या चाहिए थी? k की इंटीजर की वैल्यू। तो इंटीजर की वैल्यू क्या आ सकती है हमारी 3.5 और 5.5 के बीच में? 4 और 5 आ सकती है। यानी ये 4 अगर इधर है तो इधर y की वैल्यू 7 है, अगर ये 5 इधर है तो ये y की वैल्यू 7 है। तो इन दोनों केसेस में हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है कि हमारा दोनों ट्राइंगल के अंदर है, शेड रीजन के अंदर है, और उनके y कोऑर्डिनेट भी 7 आ रहे हैं। तो हमने इसका आंसर लिख दिया 4, 5। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, वन ऑफ इट्स काइंड है। इस तरह कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब आउट ऑफ इट्स वे जा रहे होते हैं डिफिकल्टी में, तो ये उनमें से एक था। चलो जी, क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। हमें कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर के विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है? 7 के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 36। तो हम सिंपली करेंगे ये, हम यहाँ पे के को सब्जेक्ट बना लेंगे। आपकी इनइक्वालिटी है 7 के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 36। के को सब्जेक्ट बनाओगे तो के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 7। 36 डिवाइडेड बाई 7 कर लो। 36 डिवाइड बाई 7 कितना होता है? 36 डिवाइड बाई 7 का आपका कैलकुलेटर में जो आंसर आता है वो आता है 5.142। अब यार देखो, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल के की वैल्यू जो कि इंटीजर भी हो। तो 5.142 के बाद इंटीजर कौन सा आता है? अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, ठीक है, अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो 5 है और 6 है, और इसके बीच में जो आपकी अभी वैल्यू आई है के की, वो इधर कहीं लाई कर रही है। तो इसके बाद इंटीजर कौन सा आ रहा है आपका? 6। सबसे छोटा पॉसिबल इंटीजर यही होगा ना। लार्जेस्ट पॉसिबल तो हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है।
लेकिन छोटे से छोटा क्या आएगा हमारा 5.142 के बाद, वो आएगा हमारा 6। तो यहाँ पे पार्ट वन का जो हमारा आंसर आएगा वो सिंपली के की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर एन विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी। सेम काम करना है, एन को सब्जेक्ट बनाना है। चलो इसको करते हैं। इसको मैं ब्लू से यहाँ से लिख लेता हूँ। चलो इसको ग्रीन से कर लेते हैं। तो एन को सब्जेक्ट बनाना है, तो 3n इज लेस देन 26 + 1 आपका 27 होता है, और n इज लेस देन 27/3 का आंसर आपके पास आ जाएगा 9। अब हमें चाहिए n की ऐसी वैल्यू जो कि 9 से छोटी हो। लेस देन का साइन लगा हुआ है ना, यानी 9 से छोटी। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें इसको, नंबर लाइन पे हमारी किस तरह की बनी हुई होगी, तीन चार नंबर लिख लेते हैं, 7, 8 और 9। अभी हम 9 पे खड़े हैं, लेकिन हमें 9 से पीछे जाना है। 9 से पीछे कैसे जाएंगे, 9 से पीछे आपकी कौन सी वैल्यू आती है इंटीजर की, 8। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आंसर में लिख देंगे अपना 8। ये लार्जेस्ट पॉसिबल एन की वैल्यू है, क्योंकि हमें एन क्या चाहिए था, जो कि 9 से छोटा हो। तो 9 से छोटा अकलौता ही एक नंबर आता है जो कि 8 है। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आपसे पूछ सकता है, ये आपको लीनियर इनइक्वालिटी में भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया। फिर ऊपर जो मैंने कराया था ये वाला, कहाँ गया ये, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी प्लस डी, द वैल्यू ऑफ डी गिवन दैट दिस एंड दैट। ग्राफ्स में भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ सकती हैं। कॉन्सेप्ट जो तुम लोगों का पक्का होना चाहिए बस वो ये कि तुम लोगों को बस एक ये वर्ड पता हो इनसाइड का। इनसाइड से आपको क्या पता चलेगा कि क्या कहते हैं, कि ये आपका जो कॉर्नर्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। और अगर इनसाइड नहीं लिखा हुआ और सॉलिड लाइन है तो फिर आपके कॉर्नर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इनइक्वालिटी का पूरा चैप्टर एंड हो गया।